बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए हफ्ते के साथ शाज़िब बुरमाए की तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाज़िब अहमद। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। आज माया का थोड़ा सा गला खराब है तो वो इसलिए कम बोलेंगी, मैं ज्यादा बोलूंगा। तो हम सबसे पहले शुभ नामों में आगाज करते हैं मैचेस से। आई एम सो हैप्पी जनाब के वीकेंड, ओवर द वीकेंड ऑब्वियसली कोयटा की जीत देखी गई, फिर जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत देखी गई और फिर लाहौर कलंदर्स भी छा गए कल। लाहौर कलंदर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन हम देख रहे हैं कि वाकई इस बार पीएसएल का लेवल है, क्योंकि आखिरी जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें हमने देखा कि बड़े सनसनीखेज किस्म के मैचेस थे। और खासतौर पर अगर हम जिक्र करें तो अब जो कराची किंग्स हैं उनको मुसलसल तीसरी बार शिकस्त हो गई है, जबकि अगर लाहौर की बात करें तो उसमें फखर जमान ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, 106 रन उन्होंने बनाए और 106 रन बनाने के बाद ये मैच भी लाहौर कलंदर्स के नाम रहा। लेकिन साथ में आपको ये बताना भी बहुत जरूरी है कि सिंध में खासतौर पर कराची में मुसलसल जो धरने चल रहे हैं, एहतजाज चल रहे हैं। सबसे पहले हमने जमात इस्लामी को देखा, उनके कुछ मुज़ाकरात हो गए, उसके बाद हमने देखा पीटीआई को, तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ गई और साथ ही उसके बाद हम देख रहे हैं पीएसपी पाकिस्तान ज़मीन पार्टी जो है वो भी इस वक्त एहतजाज कर रही है फवारा चौक पर। और साथ में हम देख रहे हैं कि जो हलचल मची हुई है इसकी जो वजह है वो बल्दियाती कानून है, जिस हवाले से एहतजाज हो रहे हैं। साथ ही हम दूसरी जानब ये भी देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जो मार्च का ऐलान किया है, वफाकी सतह पर पीपल्स पार्टी पीटीआई के खिलाफ मैदान में आने का प्लान कर रही है बाकायदा तौर पर। और ये कहते हैं बिलावल भुट्टो प्लान बनाने के साथ साथ कि अगर पंजाब ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया तो इमरान खान जो है उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये सियासी हलचल जो हम मुल्क भर में देख रहे हैं, खासतौर पर कराची में, इसी मामले पर हम बात कर लें। बिल्कुल बात करते हैं। हमारे साथ जो है वो बोरा साहब मौजूद है। बिल्कुल, हमारा इस वक्त हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पीएसपी रहनुमा है अरशद बोरा साहब। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सियासी हलचल है, पहले हमने देखा कि जमात इस्लामी पे तहरीक इंसाफ और पीएसपी मैदान में आ गई है। सर, आप लोगों के क्या मुतालबात हैं? मुतालबात है नहीं, हम तो पिछले 5 सालों से जो है 2013 के कानून को हम मानते नहीं थे। 2013 का कानून भी जो है वो आवाम को कॉन्स्टिट्यूशनली बेसिक उनके जो राइट्स हैं, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन तक जो राइट्स मिलने चाहिए वो राइट्स उनको नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए। क्योंकि देखें, एक आम आदमी जो है, यूपी का एक आदमी जो है वो उसकी अप्रोच मिनिस्टर तक या सीएम तक नहीं हो सकती। उसे अपने इलाके में अगर गटर की लाइन सही करवानी है, सीवरेज का सिस्टम सही करवाना है, कचरा सही करवाना है, पानी की लाइन सही करवानी है, खंबे पे लाइट लगवानी है, तो उसकी अप्रोच जो है वो अपने उसके इलाके के काउंसलर तक होगी। तो हम यही चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जो 18वीं अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 140 है वो उसकी ट्रू स्पिरिट में उसका जो है इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे रखा जाए। इसी पे हमारी बात हुई है। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट सबसे बड़ा है जो कि वाजे नहीं किया गया, ना 2013 के कानून में वाजे है, ना 2021 में जो अमेंडमेंट ये लेके आए। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से एनएफसी अवार्ड उनको मिलता है उसी तरीके से पीएफसी अवार्ड की फॉर्मुलेशन तय कर दी जाए और पीएफसी अवार्ड को उसी तरीके से महकमे वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके इस सतह पे आवाम तक आ जाए, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि भाई वजीर आला जो है उसको साल का अगर 1200 अरब रुपए मिलता है तो वो 1200 अरब रुपए का मालिक बन गया। उसको जहाँ जहाँ जिस जगह पे जो जरूरत है कानूनी तौर पर उसी फॉर्मुलेशन पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के थ्रू उस अवार्ड को उसे अवार्ड हो जाना। तो ये एक बेसिक जो है पॉइंट है। बाकी इसके अलावा बाकी चीजें भी बहुत सारी हैं जो कि जाहिर बात है महकमे हैं, महकमे कुछ कम कर दिए, कुछ ज्यादा कर दिए। और हमारी जो डिमांड में सबसे आखिर में ये भी डिमांड हमारी जरूर है कि देखें, पूरी दुनिया में जहाँ मेट्रोपोलिस की बात होती है तो मेट्रोपोलिस पुलिस की भी बात होती है। और पुलिसिंग सिस्टम जो है वो हमने कहा है कि ठीक है, आप इसका कोई एक प्लान कर ले। बेशक हम ये नहीं कहते कि कल से पुलिसिंग सिस्टम भी आ जाना चाहिए। इसका जो है 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का कम से कम प्लान लो, एक रोड मैप बना हुआ उस पर काम करके किस तरीके से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, इलेक्टेड लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए पुलिसिंग में। लोकल पुलिसिंग का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में जो है उसके फवाइद हैं। तो इसी तरीके से जो है हमने मास्टर प्लान है, केटी है, एलडीए, एमडीए, जितनी भी अथॉरिटीज हैं। फिर आपको पता है कि मास ट्रांजिट जो है वो सब्जेक्ट हमेशा से जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का रहा है। तो
बिल्कुल ठीक। अच्छा, साथ ही अरशद साहब ये भी बता दें बस हमें कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात हुए सिंध गवर्नमेंट के, तो आप लोग भी अब यही चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट आप लोगों से मुज़ाकरात करें, और क्या आप मुतमईन हैं जो जमात इस्लामी के साथ उनकी बातचीत हुई है उससे? देखिए, जमात इस्लामी के साथ जो मुज़ाकरात हुए और जो बातें इन्होंने मानी है, सबसे पहले जमात इस्लामी का उनके कारकुनों को हम अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने बेचारों ने बड़ी मेहनत की, वो काफी दिनों तक बैठे रहे, तकरीबन 29 दिनों तक बैठे रहे। लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो बातें उन्होंने मानी है जमात इस्लामी की, वो बातें तो जब ये 23 तारीख को 23 जैन को जब ये हमारे पास आए थे मिलने पीपल्स पार्टी वाले, वो बातें तो उसको मांग गए थे। बिल्कुल ठीक है, ये बातें माननी होती तो फिर हमें जरूरत नहीं थी। सही है। आप पीएसपी रहनुमा अरशद वोरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में, सर थैंक यू वेरी मच। आपका जो कमेंट है वो हमारे पास पहुंच गया है। साथ ही हम देख रहे हैं क्योंकि सियासी हलचल है और हमारे तज्जियाकार है अदनान आदिल साहब जो हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं और तज्जिया देते हैं। सर आप अदनान आदिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सबसे पहले पाकिस्तान में, आपको भी खुशामदीद करेंगे। साथ ही अभी हम अरशद वोरा साहब को सुन रहे थे, सिंध में सर बल्दियाती कानून के ऊपर एहतजाज इस वक्त जारी हैं। सर इस सारी सूरत हाल को सबसे पहले तो हम सिंध की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उससे बात कर लेते हैं। ये हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं सिंध के? देखिए, इस वक्त जो सबसे ज्यादा सियासी सरगर्मी है वो तो सिंध में ही हो रही है और कराची में हो रही है, क्योंकि वहाँ पर ये जो बल्दियाती कानून आया है, जैसे कि अभी अरशद वोरा साहब भी बात कर रहे थे कि वहाँ की पार्टियां उससे मुतमईन नहीं है। और ये बात ठीक है कि कराची की बहुत ग्रेवेंसीज हैं। सिंध का 95% बजट जो है कराची के रेवेन्यू से मिलता है, हुकूमत पाकिस्तान का 55% मिलता है, लेकिन खर्च उसके ऊपर शायद 2% भी नहीं होता। तो ये एक बड़ी एनॉमली है और कराची के मसाइल रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इलेक्शन जो होंगे 1.5-2 साल के बाद 2023 के, उसकी तैयारियां अभी से पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू कर दी और ये जो सारे प्रोग्राम हैं ये इसी का एक सिलसिला है कि अपने सपोर्ट बेस को बढ़ाना चाहते हैं, मोबिलाइज करना चाहते हैं। जमात इस्लामी ने जरा ज्यादा इसमें सरगर्मी दिखाई और कराची में वो एक्टिव ज्यादा हो गए और उन्होंने एक पॉइंट स्कोर कर लिया और उनकी जो पार्टी एक दबी हुई थी वो उभर के सामने आई है। अब इससे जाहिर है कि पीटीआई को भी खतरा महसूस हो रहा है कि उनकी बड़ी सपोर्ट बेस है कराची में, कहीं वो ना उनसे छिन जाए या कम हो जाए, तो वो भी अब ज्यादा, आपने देखा कल असद उमर भी एक्टिव थे, अली जैदी भी, और अब ये पीएसपी भी धरने में आ गई है। तो सब पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि कराची में अपना अपना हल्का असर को बढ़ाएं और उसको फिरोग दें, और प्रेशर जो है पीपल्स पार्टी के ऊपर है। पीपल्स पार्टी को इनके साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा पॉलिटिकली, क्योंकि अगर वो नहीं करेगी तो अब बदअमनी का खतरा है। और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी इतनी पुरानी मैच्योर पार्टी है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी वो जरूर कोई ना कोई, वरना उसकी जो मूवमेंट है वफाक के खिलाफ वो मुतासिर होगी। अगर वो इनको दबाती है तो फिर वफाक कहेगा अगर आप सिंध में हमें दबाते हैं तो हम आपको बाकी हिस्सों में क्यों ऑपरेट करने की इजाजत दें। तो एक दिलचस्प सूरत हाल है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो जी बताइए। जी अदनान सर, तो इसका मतलब है क्या ये जो सूबे में इस वक्त जो करंट सिनेरियो, जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है जी। अदनान सर, जो करंट सिनेरियो है इस वक्त सूबे में जो सियासी सूरत हाल हुई हुई है, उसका मतलब रिएक्शन किस वजह से तो नहीं है कि बिकॉज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो उन्होंने सड़कों पे निकलने का जो है वो प्लान कर लिया है और वो तैयारी कर रहे हैं, ये उसकी वजह से तो नहीं रिएक्शन आ रहा? हाँ, एक वजह ये भी है, बिल्कुल है, क्योंकि पीटीआई जो है अगर वो समझती है कि ये एक सियासी चैलेंज उनको दे रहे हैं और इस्लामाबाद आना चाहते हैं और मोबिलाइज करना चाहते हैं अपनी सपोर्ट बेस को हुकूमत के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं, तो हम भी सियासी तौर पे सिंध के ऊपर दबाव बढ़ाते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कराची के अपने भी तो जनरल मसाइल हैं और कराची की मदद से ही तो इमरान खान साहब वजीर आजम बने। 14 सीटें जो नेशनल असेंबली की हैं उन्हें अपनी सपोर्ट बेस बचाने के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा कराची में। जैसे अब ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हो गया, K4 का कह रहे हैं कि इस साल के आखिर हो जाएगा, तो उनको भी अब ये अपने आप को अवाम में शो तो करना पड़ेगा कि भाई हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपको हुकूक दिलवाना चाहते हैं। तो अब एमक्यूएम भी एक्टिव होगी, एमक्यूएम पे दो वर्कर भी, मुकामी लीडर भी जो हैं वो एहतजाज करते हुए उनकी डेथ हो चुकी है, तो ये अब एमक्यूएम के लिए भी मसला है। तो अब ये देखिए ना, 4-5 पार्टियां, जमात इस्लामी, पीएसपी, पीटीआई और एमक्यूएम, ये जब चारों मिलकर एक ही कराची की टर्फ पे खेल रही हैं तो और सिंध हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल सूरत हाल है बनिस्बत इमरान खान के, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो पंजाब में सपोर्ट बेस कोई खास नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज
यहाँ पे नहीं बना सकते कि जो इतना बड़ा हजूम हो जो इस्लामाबाद में चला जाए। जी अदनान साहब, बताइए। लेकिन हम क्योंकि अभी हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, कराची की सियासत की बात कर रहे हैं, लेकिन सर कराची के लोगों ने तो ट्रस्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और उनको वोट भी बेहद वोट दिया। यहाँ से सारे उनके नुमाइंदे इलेक्ट भी हुए। आप अब अगले इलेक्शंस में खास तौर पर कराची का रुख किस तरफ देख रहे हैं? अगर इस तरह एहतजाज होते रहते हैं, क्या कराची वाले अब दोबारा पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएंगे, या वो आप समझते हैं कि लोग मुतमईन हैं परफॉर्मेंस से, या कह लें वैसे तो 18 अमेंडमेंट के बाद हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी लोग जो है वो कुछ मुतमईन हो चुके हैं पीटीआई से कि हाँ भाई वो कोशिश कर रहे हैं कराची के लिए कुछ ना कुछ? देखिए, पीपल्स पार्टी तो कभी भी कराची की मेजॉरिटी पार्टी नहीं रही है। 2-4 सीटें होती हैं हमेशा उनकी, उनका अपना एक मखसूस हल्का है, वो भी वो खो चुके थे पिछले इलेक्शन में, तो हो सकता है कि उसको दोबारा वो रीगेन कर लें, लेकिन इससे ज्यादा मुझे पार्टी का तो कोई कराची में चांस नहीं लगता। अलबत्ता पीटीआई को चैलेंज होगा एमक्यूएम की तरफ से, पीएसपी की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से। तो हो सकता है कि कुछ वोटर जो उनके टूट के पीटीआई में आए थे वो दोबारा उधर जाना एमक्यूएम में या उसमें जमात इस्लामी की तरफ वापस चले जाएं, लेकिन अभी तो बड़ा टाइम है, ये कबल वक्त है। 1.5 साल में बहुत कुछ हो जाता है सियासत में। एक हवा चलती है इलेक्शन के मौके पर, अगर उस वक्त हवा इमरान खान की फेवर में हुई कराची में तो वो अपनी पोजीशन को तकरीबन इसी तरह बरकरार रख सकेंगे। क्योंकि देखिए, अभी तो आप प्रैक्टिकली आप ये देखते हैं कि लेसर इवल कौन है, या आपको 3-4 जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, यानी कि आइडियल तो कोई भी नहीं होता। तो अभी इन्होंने अगर कुछ किया है, जैसे ग्रीन लाइन की है, अगर K4 कर लेते हैं और 2-4 को बड़े काम कर लेते हैं, तो फिर कराची के लोग सोचेंगे यार चलो बाकी लोगों की निस्बत तो यही बेहतर है, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये अपनी पोजीशन को रिटेन कर सकें। लेकिन ये खदशा तो है कि पीएसपी वो वाली बात है, जिस तरीके से अगर आप इस पर एक रोशनी डाल दीजिए, हुकूमती वज़रा तो बहुत मुतमईन नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन कोई जो है ना कोई जान नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बस क्या वाकई ऐसा इंप्रेशन है या असल में वो भी जरा कंसर्न है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासतदान अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा सके। आपने देखा कि सेनेट में भी अभी वो एसबीपी बिल पे बड़ा शोर था, लेकिन वो पास हो गया। खुद यूसुफ रजा गिलानी जो अपोजिशन लीडर नहीं आए वहां पर। तो ये सियासत में ना रंगबाजी होती है, पोस्चरिंग होती है। आप आवाम को अपनी एक मुतमईन रखने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ वो अभी आवाम इस मूड में नहीं है कि सड़कों में आए। आवाम जो है अपनी माशी एक्टिविटी चाहते हैं। कोरोना की वजह से हालात खराब है, अभी फिर कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आवाम जो है वो इस मूड में है कि सड़कों पे निकले, हुकूमत को मफलूज कर दें। हुकूमत गिराने के लिए बड़ा लंबा एहतजाज करना पड़ता है, एक दिन के एहतजाज से हुकूमत नहीं जाती। हुकूमत गिराने के लिए आपको कई महीने सस्टेन्ड एजिटेशन करना पड़ता है, उसके लिए बिल्कुल माहौल ही नहीं है। हाँ, अगर इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट ये समझें कि भाई हालात इतने माशी तौर पे ख़राब हैं इस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कि कोई इमरजेंसी लगानी पड़ रही है या कोई ऐसे, तो फिर कोई हलचल हो सकती है, लेकिन अपोजिशन अपनी कोशिशों से हुकूमत को नहीं गिरा सकती। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। हाँ, आवाम को तसल्ली ये सब ठीक है सर, आपके मुताबिक हुकूमत को ऐसे नहीं गिराया जा सकता, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। अगर आपने कोशिश करनी है अपोजिशन जमातों ने तो उनको एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर अदनान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे बड़े पाकिस्तान में, और हमेशा बहुत ही अमेजिंग एनालिसिस देते हैं अदनान सर आप। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आपकी लीडरशिप में बहुत कुछ सीखते भी हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून विद अस। अभी इस वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा अभी गए रबिया। एक बार फिर हमारे साथ का बेहद शुक्रिया एंड वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम शाहजेब बिन माया। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, और अब जो मैं बात करने वाली हूँ आप यकीनन मेरी टोन से समझ गए होंगे, क्योंकि शाहजेब पहले से बता देता है कि ये जो है ना ये खातून ये बार बार एक ही बात को बहुत बार बार करती हैं। आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन वो तमाम खवातीन जो घरों में बैठ के सुन रही है उनके लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो माया बताने जा रही है। एग्जैक्टली, एक्चुअली मैं शेयर कर रही थी शाहजेब, तो शाहजेब ने कहा आप क्यों नहीं सबको बताती। भाई पिछले वीक जब हम निकलते हैं तो जब फ्राइडे आता है ना तो ऑब्वियसली हमें नेक्स्ट वीक की तैयारी करनी होती है, डाइट क्या
करनी है, क्या क्या खाने बनाने, वो पूरे वीक के लिए ग्रोसरी भी करनी है, इंग्रेडिएंट्स भी लेकर आने। तो मैं वेजिटेबल्स लेने गई, सामने जो खुली वाली मार्केट होती है ऑब्वियसली, तो जब देखे प्याज है या टमाटर है, शाज़े बेसिक्स हैं वेजिटेबल्स जो यूज़ होते हैं खाने में, वो मैं जब देखने लगी, मैंने ले तो ली जितनी मुझे ज़रूरत थी, पर मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि एक आम आदमी की पहुंच से ये जो बेसिक्स है शाज़े, कैसे कोई अफोर्ड करेगा अगर इसकी कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी। हमारे बजट पर भी फर्क पड़ता है, यार हम एक बजट सेट करते हैं, उसके मुताबिक हमें चीज़ें खरीदनी होती हैं, लेकिन टमाटर 18 रुपए एक हफ्ते के अंदर हम देख रहे हैं इसकी प्राइसेस जो है बढ़ गई हैं। साथ ही लहसुन की अगर बात करें वो भी महंगा हुआ, आटे की कीमत भी बढ़ी है। आटा जैसे कि बताया जा रहा है 120 रुपए महंगा होकर 1600 रुपए तक पहुंच गया जो उसका आटे का थैला है। तो ये बढ़ती महंगाई की वजूहात क्या है? मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसमें अब कोई हम देख रहे हैं रुकना तो हम देख ही नहीं रहे, मुसलसल महंगाई में सिर्फ और सिर्फ इजाफा हो रहा है, कमी तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। एटलीस्ट चलो रेट कुछ अरसे के लिए किसी एक जगह पर रुक जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो हमें जो इस पर सबसे अच्छी जो है वो तज्जिया मिल सकता है या जो एनालिसिस कर सकते हैं वो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह साहब है, जो हमें सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन कर चुके हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने किया है। सर हम देख रहे हैं मुसलसल इजाफा हो रहा है, अभी भी जो रिपोर्ट आई है, हर हफ्ते इदारा शुमारियत की रिपोर्ट आती है, इदारा शुमार वो शेयर करते हैं, उसके मुताबिक इस हफ्ते भी चीज़ें बहुत महंगी हुई हैं। सर ये जो मुसलसल महंगाई बढ़ती जा रही है, इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं? देखिए, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो जो पाकिस्तान में करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है, खासी सब्सटेंशियल डिवैल्यूएशन है, और उसका इनिशियल जो इन्फ्लेशन का दौर चला था पाकिस्तान में, वो डिवैल्यूएशन के साथ चला। उसके बाद फिर एक इंटरनेशनल आया है इम्पैक्ट, क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और इंटरनेशनल फूड प्राइसेस बहुत बढ़ी। हम क्योंकि एनर्जी इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो है हर चीज़ पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि एनर्जी एक बेसिक इनपुट है। इसके साथ साथ जो तीसरी एलिमेंट है वो सीजनल भी होता है, कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि महंगी होती हैं जब उनकी सप्लाई कम हो जाती है, सीजनल होती हैं, और दूसरी चीज़ें जो सीजन में आती हैं वो सस्ती होनी शुरू होती हैं। और चौथी एलिमेंट एक है जिसको आप ये भी कह सकते हैं मुनाफाखोरी भी होती है, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं वो भी आजकल आपको पता है खासे लिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, मसलन आटे की बोरी अगर ब्रांडेड है तो वो महंगी होगी, लेकिन नॉन ब्रांडेड जो है वो उसको सस्ता होना चाहिए या उसकी कीमत में इजाफा नहीं होना चाहिए। सही बात है। बहरहाल ये तमाम चीजें जो है ये इम्पैक्ट करती हैं महंगाई के ऊपर, और इसका जो इम्पैक्ट है गरीब आदमी पे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये आप देखते हैं कि बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिसको सपोर्ट की जाती है गरीब आदमी की। एहसास प्रोग्राम है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, इसके साथ ये राशन प्रोग्राम जो है वो है, हेल्थ कार्ड है। ये सारी चीज़ें इसीलिए बनाई गई हैं ताकि इसका इम्पैक्ट कम किया जाए अवाम के ऊपर, और पर्टिकुलरली गरीब घराने जो हैं उनकी मुश्किल को आसान किया जाए। राइट सलमान साहब, इलाही आमीन, जो आप कह रहे हैं वो अल्लाह कबूल करे। लेकिन मिनी बजट आया, टैक्सेस बढ़े, अब IMF से एक अगली मीटिंग होने वाली है। व्हाट डू यू थिंक कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर उसके बाद क्या उनका नेक्स्ट स्टेप होगा? जी, ये तो अभी तक देखें ना, मिनी बजट की तो कोई इस वक्त तक तो इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए ना, और ना ही वो इम्पैक्ट जो है टैक्सेस में कन्वर्ट हुआ है, और जब वो कन्वर्ट होगा तो फिर उसकी आएगी ना। ये तो उसके अलावा इम्पैक्ट है। मिनी बजट्स जो हैं वो उसमें IMF के प्रोग्राम जो है वो महल 2 तारीख को होगा वहाँ पे उनका बोर्ड, और अगर वो वहाँ पे मोस्ट लाइकली वो अप्रूव होगा तो उसका पाकिस्तान पे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में एक तो अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत कम होगी। इस वक्त बहुत ज्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है कि आगे चल के क्या होगा, क्या पाकिस्तान के इतने बड़े जो कर्जे हैं ये रीफाइनेंस हो सकेंगे या नहीं, इनको
रीफाइनेंस करना है, बहुत ज़रूरी बात है। अरबों हर साल तकरीबन 15 अरब डॉलर के हमें कर्जे रीफाइनेंस कराने थे, और अब IMF के प्रोग्राम के बाद उसकी रीफाइनेंसिंग आसान होगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को जो पर्टिकुलरली जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी आसान होगी। वो इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए रोजगार भी सर साथ में मुझे एक पॉइंट जरूर बताइएगा, जिस तरीके से आप भी पहले जिक्र कर रहे थे कि मुनाफाखोरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा होता है। सर इतने बड़े बड़े प्रोग्राम तो शुरू किए जाते हैं, एहसास प्रोग्राम की हम बात करें या राशन के मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमत को पहले इस बात पर जोर देना चाहिए कि ये जो मुनाफाखोरी है इसको रोका जाए, इस तरीके से महंगाई में कमी लाई जा सकती है बजाय से कि हम पहले बड़े बड़े प्रोग्राम लॉन्च कर दें? जी, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरियां हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सी ये जो चेन्स हैं जैसे आटे की चेन है या सब्जियों की जो प्रोडक्शन है और मार्केट में उसको जब आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ता है। लोअर लेवल से शुरू होता है ये काम होना। तो ये तो एक माशरे में एक सोशल एंगल से भी जब रियलाइजेशन नहीं होती कि ये एक क्राइम है इस तरह से मुनाफाखोरी करना, तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बट जब भी सप्लाई बेहतर होती है और सप्लाई शॉर्टेजेस जब खत्म होती हैं तो फिर ये इस तरह से मुनाफाखोरी करना सलमान सर हर हफ्ते हम देखते हैं हमारा एक वीकेंड खत्म होता है, हमारा नया हफ्ता शुरू होता है और महंगाई से स्टार्ट होता है। पेट्रोल की कीमतें 10 रुपए बढ़ गई, मतलब एक आम आदमी की पहुंच है, मतलब ये तो समझ से बाहर हो रहे हैं हालात के हर हफ्ते हम इतना ज्यादा वो इंक्रीज देखते हैं इन द प्राइस। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 10 रुपए बढ़ सकते हैं पेट्रोल में। तो सर जैसे कि माया भी सवाल कर रही हैं, अगर 10 रुपए बढ़ जाते हैं तो फिर महंगाई में तो फिर मजीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है। जी, इसमें आई थिंक जहाँ तक एनर्जी का ताल्लुक है ये तो इंटरनेशनली इसकी इस वक्त बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। आपको पता है कि तेल की कीमत जो है वो अब तकरीबन $90 से तजावुज़ करने जा रही है, और बहुत सी प्रेडिक्शंस हैं कि $100 पर बैरल भी हो जाएगी। लेकिन ये अगले चंद माह में नीचे भी आ सकती है। अब इसके साथ साथ आप देख रहे हैं रूस का और यूक्रेन में जो मसला चल रहा है वजह से एनर्जी प्राइसेस को बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी दुनिया की बढ़ रही है। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को देखें तो एक बड़े मुश्किल टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल ज़्यादा इम्पैक्ट है इस वक्त, लेकिन उससे पहले हमारी अपनी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है उसका इम्पैक्ट भी रहा है, और तीसरी चीज़ ये है कि जो पेंडेमिक की वजह से कुछ डिस्ट्रप्शंस हुई हैं उसका इम्पैक्ट भी है। एंड फाइनली हमारी इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स हमें चाहिए कंपटीशन के लिए, मार्केट्स को बेहतर तरीके से फंक्शन करने से, इजारादारी से, उसमें भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सर आप खुशखबरी सुना रहे हैं कि आगे बेहतरी आ सकती है, अल्लाह करे, मैं तो आमीन आमीन बोल रही हूं। थैंक यू वेरी मच, आप सबसे पहले पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो महंगाई है इसमें कुछ कमी आए, थोड़ी कमी आए या एटलीस्ट ये रुक जाए। अगर ऐसी बढ़ती रहेगी तो लोगों की आमदनी में इजाफा होना भी बहुत जरूरी है। अगर आमदनी में इजाफा होगा तभी वो सर्वाइवल पॉसिबल है, जो सबके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसी महंगाई बढ़ती रही। साथ ही अब हम कुछ यादें ताज़ा करेंगे आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और वो भी मारूफ कबाल अमजद साबरी साहब की, अमजद भाई की। हम उनको हमेशा याद करते हैं, उनकी आवाज़ सुने हम, चाहे उनकी कवाली सुने, और हमेशा हम उनसे मोहब्बत में इजाफा होता है। उनके अल्फाज सुन के, उनकी आवाज़ सुन के, उनको देख कर आज भी जब उनको देखते हैं तो हमें यकीनन वो वक्त याद आता है जो हमने उनके साथ गुजारा है। खासतौर माया तो आपने तो अच्छा खासा वक्त गुजारा है अमजद भाई के साथ, बहुत तवील साथ और बहुत लंबा साथ अमजद भाई के साथ था और है, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो चाहे इस दुनिया में हो या दूसरी दुनिया में,
तो और वैसे भी शहीद को इजाज़त नहीं है, अल्लाह का हुक्म है शहीद को, ये मत कहो कि वो मुर्दा है, शहीद है, सबके बीच में है। हमारा 7 उम्रे का प्लान था आखिरी, और उससे पहले ही वो जाम शहादत अल्लाह पाक ने उनको अता किया, और उसके बाद भाभी और अमजद भाई की वालदा और अमजद भाई के वली अहद मुजद्दिद अहमद साबरी जो है वो हम सबके साथ थे। और शायद ये रिश्ते ऐसे ही होते हैं, क्योंकि रिश्ता होता ही ऐसा है, वरना वो रिश्ता क्या शाहजेब जो। लेकिन आज उनके साहबजादे जो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, माया खान उनके पास गई, उनके पास बैठी, यादें ताज़ा की, उनसे गुफ्तगू की, बहुत सारी बातें हुई होंगी आपकी माया? बहुत सारी बातें हुई, और पता नहीं मुझे क्या हुआ वहाँ जाके, क्योंकि उस गली में जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जब मैं जाती हूँ उस एरिया में या उस गली में या उस घर में, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बट देन अगेन मुझे वहाँ था, उसको संभालना था, और मुझे से बात की, तो वाकई में अब वो माशाल्लाह सिर्फ कपड़े ही नहीं अमजद भाई के पहन रहा, माशाल्लाह वो आवाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता पकड़ रहा है। सो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं ये इंटरव्यू जो माया खान ने जाकर उनके साहबजादे से किया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह सवेरे पाकिस्तान में मैं माया खान आपके सामने आज हाजिर हूँ, एक ऐसी जगह पर जिससे इस घर से और इस घर में जो रहने वाला शख्स था भी और है भी दोनों, उनसे मेरा बड़ा दिल का और मोहब्बत का और रूहानियत का ऐसा रिश्ता जो ज़िंदगी भर मेरे रहेगा, और इस बात की गवाह शायद पूरी दुनिया भी है। लियाकताबाद नंबर 3 से मेरा ताल्लुक़ अमजद साबरी शहीद के हवाले से था, है और हमेशा रहेगा। पता चला कि साहबजादे जो हैं मुज्जी, जिनको हम सारे दुनिया मुजद्दिद अमजद साबरी के नाम से जानती है, और हम उनको प्यार से मुज्जी कहते हैं। ये ज़ाहिर है हमारे सामने बच्चे बड़े हुए, तो हमारे लिए तो हमारे वो हमेशा ही ऐसे ही छोटे रहेंगे। लेकिन इस छोटे से बच्चों के और सबसे जो कहूँगी मुजद्दिद के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी वो ये आई कि दुनिया उसको अब दूसरा अमजद साबरी और अमजद साबरी का नाम आगे लेके जाने वालों में देखने लगी। खैर मुज्जी आए हुए हैं कराची, और हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल है उस घर में जाना जिसमें मैं 2016 में जब आई, और उसके आसपास जिस तरह मेरा इस घर में आना हुआ वो मेरे लिए आसान नहीं था दोबारा आना। इस घर से बड़ी यादें हैं जी मेरी, और मेरे लिए ये घर आज भी वैसा ही है। बस वो वाली बात है कि वो लोग कहाँ हैं, वो रौनकें कम हो गई। इस रौनक को बहाल करने के लिए अल्लाह कहते हैं ज़िंदगी का जो मामला होता है ना, मुझे बड़ा कितना ऐसा होता है ना सर्कल, कि फिर एक फ़लसफ़ा, फिर एक चैप्टर, अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, और अमजद साबरी के बच्चे उनकी जो है वो मशल आगे लेके जा रहे हैं। कहते हैं ना एक रिले रेस होती है। तो कितना आसान और कितना मुश्किल अमजद साबरी शहीद का बेटा होना। आसान तो लगता है लोगों को कि वो समझते हैं कि फिर सोने का चम्मच है, इसके पास एक प्लस पॉइंट है कि ये है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, और आम किसी नॉर्मल आदमी से ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि एक 60-70 साल की मेहनत खड़ी है मेरे पीछे। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरे चचा दादा, उनकी मेहनत है, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं कि अगर मैं कुछ करूँगा और कुछ अल्लाह ने चाहा, क्योंकि बुज़ुर्गों की वैसे इज़्ज़त ऐसी बनी हुई है कि अच्छा ही होगा, और उसमें फिर देखना पड़ता है कि ज़रा सी भी कोई गलती ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बहुत मेहनत की है सब बड़ों ने, स्पेशली अमजद भाई की शहादत के बाद तुम पर बहुत मेहनत हुई है, तुम्हारे ऊपर फोकस, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी। कभी ऐसा लगा कि मैं नहीं कर सकता, मुझे इतना प्रेशर मत दें। कभी लगा ऐसा कि मुझसे नहीं होगा। बहुत लोग ऐसा, तुमने कहा ना बहुत प्रेशर है, 60-70 साल की दादा की, चचा दादा की, बाप की, चचाओं की, सबकी मेहनत है, तो इतना प्रेशर कभी लगता नहीं तो यार नहीं होगा मुझसे, प्लीज़ मैं नहीं कर सकता? नहीं है, अब तक तो नहीं लगा कि मुझसे नहीं होगा। बस ये कि मुश्किलों को देख लेते हैं कि अब आएंगी, क्योंकि हमारे मजलिस दादा हाजी मकबूल अहमद साबरी मेरे जो सबसे पहले उस्ताद रह चुके हैं मौसीकी के, उन्होंने एक ही बात, मैं बहुत छोटा था जब उनके पास शागिर्द हुआ था, तो उनकी एक बात याद है मुझे अभी तक। उन्होंने ये कहा था कि सबसे मुश्किल चीज़ को सबसे पहले याद करो, ताकि आसान तो अपने आप ही हो जाएगा, तो तुम्हें डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक ही चीज़ मुश्किल याद कर लो तो आसान भी तुम्हारी निकली जाएगी। जब भी तुम अब जाते हो शोज़ में, तुम्हें बुलाते हैं, छूटते ही होता होगा ना ये, अरे अमजद साहब का साहबजादा है, अरे अमजद भाई का बेटा, उस वक्त कैसा फील होता है? बहुत ज़्यादा एक फ़ख्र से, लोग क्योंकि इज़्ज़त इतनी देते हैं, तो
मैं बस यही कहता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने इज्जत और भरम बहुत रखा बुजुर्गों की वजह से। अच्छा, म्यूजिक को लेके क्रेजी सबसे ज्यादा कौन है? जानू? मोहिब अली। ओफ, सीरियसली? वो बचपन से ही, वो तो बचपन से लेके मेरे साथ, मतलब मेरी YouTube पे वीडियोस डली हुई हैं, उसमें कमेंट कर रहे हैं लोग। अभी आए हुए थे लोग, अभी भी इनकी छुट्टियां थी सर्दियों की, तो आए हुए थे, तो 2-3 इवेंट्स में साथ गए मेरे। अच्छा। तो लोग कमेंट्स कर रहे हैं नीचे, वो बच्चा बेस्ट बच्चा, वो बिल्कुल साथ ही बैठा हुआ था मेरे। और बच्चा वो मतलब मेहनत भी करता है पूरा प्रॉपर, बिल्कुल। हाँ, वो बिल्कुल प्रॉपर कोरस करता है। और किसी की सीरियसली माइक लगता है उसका आगे, बिल्कुल उसके मतलब कि हम जब उतने थे हमें कोई माइक नहीं देता था, और वो उसके आगे अब माइक लग रहा है, इसका मतलब कुछ तो खासियत है उसके। अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अमृत भाई का ये था कि वो कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे, स्पेशली वो माँ के मामले में बहुत जज्बाती थे। तो किसी भी बात पे फौरन इमोशनल। तो पांचों में सबसे ज़्यादा इमोशनल कौन है? मोहिब अली। मोहिब अली वो बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और भोला, बहुत नेक बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत इज्जत करता है सब बहन भाइयों की। मुझे कहते थे सावरी जब होता है अकेला और कभी उसको पापा की याद आती है, तो क्या बातें करता है पापा से? वैसे ही दिल की बातें होती हैं अक्सर बहुत दफ़ा। मैं लाहौर के अंदर, क्योंकि मेरा रात को जब मैं आ जाता हूँ तो आदत है थोड़ी लेट सोने की। अक्सर मैं बिल्कुल ब्लैकआउट कमरे में बैठा हुआ, ऐसे ही बैठा हुआ ये सोच रहा होता हूँ। अक्सर मैं ये सोच रहा होता हूँ कि ज़्यादातर मैं ये सोचता हूँ कि अभी डैडी होते तो कितना अब मज़ा आता ज़्यादा, क्योंकि अब हम बड़े हो रहे हैं। तो मैंने कहा डैडी के साथ मैं जा रहा होता, डैडी के साथ प्रोग्राम्स के अंदर, इवेंट्स के अंदर, तो मज़ा आता। जैसे डैडी की वीडियोस में दादा के साथ देखता हूँ, डैडी बैठे बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने कहा फिर वो एक मैं भी एक्सपीरियंस करता है ये चीज़। बस इस चीज़ का दुख है कि वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इस काबिल कर दिया कि उनकी सीट लेके चलने की कोशिश करें। बिल्कुल लेके चलोगे, और हम सब तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हें पुश भी करेंगे, तुम्हारा साथ भी देंगे, तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। मुझे अब बताइए कि अब शोज़ करने का क्या प्लान है, किस तरह आप कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं? लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं या लोगों को कांटेक्ट अभी तक पता नहीं है कि आपने स्टार्ट कर दिया? ज़रा प्लीज़ बताओ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे 1 साल हो गया इसको प्रोफेशनली करते हुए, कवाली को, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे सब नंबर्स वगैरह सब कुछ गिवन है। ठीक है, ये मेल दी हुई है, आप मेल करके बुक करना चाहें नंबर पे डायरेक्ट करें। उधर सोशल मीडिया टीम भी सेपरेट है और बुकिंग की टीम भी सेपरेट बैठी हुई है। तो मौका ऐसा है ऑब्वियसली कि मुझे साथ में हो और हम कोई कव्वाली ना सुने या मुझी की आवाज़ में कुछ ना सुने। हम तो छोटे से इसकी आवाज़ में कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं। तो अब तो माशाल्लाह ये शोज़ भी कर रहे हैं, इवेंट्स भी कर रहे हैं, और इंटरनेशनल टूर्स भी प्लान कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी खबरें भी देंगे साथ साथ। लेकिन मैं सर भी कवर कर लेती हूँ कि कलाम है, तो जो भी मुझे सुनाना चाहें वो हमें ज़रूर सुनाएं। सभी खुश हैं, खुदाई भी खुदावी, अली के साथ है ज़हरा की शादी, ओ अली के साथ है ज़हरा की शादी, ये शादी है मेरे मौला की शादी है, ये शादी है मेरे मौला की शादी है। मुझे वाकई ऐसा लग रहा था कि मैं शायद अमजद साबरी साहब की आवाज़ सुन रहा हूँ। इतनी जो आवाज़ है वो मिलती है अमजद भाई से। वर्किंग टू हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा है, और इनफैक्ट सब लोग के ऊपर भाभी बहुत मेहनत कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि मुझे जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो अमजद भाई की तरह बेहतर अच्छे तरीके से, और साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, एंड स्टिल टू यंग, बट इतने माशाल्लाह ही इज गेटिंग शोज एंड इनविटेशंस, और इंटरनेशनल भी इनका प्लान है इंशाल्लाह। कि काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रही होती हैं, इंटरनेशनली भी जा रहे होते हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोज में ये कव्वाली कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। शाहज़ेब एक चीज़ और भी थी, उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने करना हो, किसी ने इनका नाम लेके कहीं और बुकिंग कर ली, वो तो कह रहे मुझे पता भी नहीं था, तो प्लीज़ ऑथेंटिक ही मुजद्दिद को कीजिएगा। और यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेते हैं, प्लीज़ डू स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक।
पाकिस्तान, लेकिन कुछ खबर आधी लंदन की है आधी पाकिस्तान की, तभी हम पूरे तरीके से गोल चक्कर से वापस नहीं आए हैं। तो हम जिक्र कर रहे हैं जो टिकटॉकर हैं, मशहूर और मकबूल टिकटॉकर हरीम शाह, जिनकी वीडियो हमने देखी कि होंठों की अधूरी सर्जरी के बाद टिकटॉकर हरीम शाह के होंठों की हालत कुछ बिगड़ गई और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुई। मुख्तलिफ किस्म के उस पर रद्द-ए-अमल हम देख रहे थे जो सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से आ रहे थे। साथ ही जो वीडियो है उसमें हरीम शाह ये बात बता रही हैं कि वो अपनी होठों की जो लिप फिलर कहलाता है, फिलर कहते हैं जी, लिप फिलर करवा रही थी, लेकिन बीच में उनके मोबाइल फ़ोन बजा और उनको एक कॉल रिसीव हुई जिसमें उनको ये बताया गया कि FIA ने आपके अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दिया है। साथ ही बैंकों के इस हवाले से खत भी लिखे हैं और अकाउंट्स मुंजमद होने का सुनकर वो परेशान हो गई और सर्जरी उन्होंने अधूरी छोड़ दी और वहीं से वो उठ के चली गई। तो ये मामला क्या है? ये मामला तो मैं खुद जानना चाहूँगी। मैं खुद इस तजस्सुस में जो है वो हो गई हूँ बिल्कुल दाखिल। लेकिन बात यह है कि मुझे बात समझ नहीं आ रही कि अगर आधा अधूरा काम होता तो बेचारी ने वीडियो इसलिए अपने लिए, ऑब्वियसली उनकी चॉइस उन्होंने बना के लगाई होगी, लेकिन बहुत ही अजीब सिचुएशन लग रही है उनको देखकर। मुझे खुद भी हंस रही है वो, जाहिर है, और हमें भी हंसी आ रही है कि आधा उनका फिलर हुआ और आधा। हरीम शाह से बात कर लेते हैं। हरीम शाह से बात बिल्कुल कर लेते हैं। सबसे पहले हरीम शाह आपको खुशामदीद कहेंगे। अब सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपकी वीडियो पे हम देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, वजूहात क्या थी? आपने सर्जरी अधूरी क्यों छोड़ी बीच में? एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे एक शहद की मक्खी उसने काट लिया था और जो है तो मैंने कोई सर्जरी वगैरह कुछ नहीं करवाई थी। तो मैंने जस्ट ऐसे ही फन किया था कि मुझे जो है तो मीडिया से काफी कॉल्स आ रही थी कि FIA ने आपके अकाउंट सीज कर दिए, ये करनी है, वो करनी है, आपका क्या कहना है, आप वीडियो बना के दें, आप अपना वो करें। तो मैंने फन में जस्ट ये बात चल रही थी तो मैंने इसको फन में लेके तो मैंने एक वीडियो बना के पोस्ट कर दी थी। वो अच्छा, फन में आपने वो वीडियो बनाई। अच्छा ये बताइए, कोई अपनी FIA हुकाम से आपका कोई मतलब राब्ता हुआ, कोई बात हुई उस हवाले से? नहीं जी, वैसे मुझसे डायरेक्ट FIA के किसी बंदे ने भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। मुझे जो भी न्यूज़ पता चलती हैं वो मीडिया के ही तवस्सुत से पता चलती हैं, मीडिया ही के जरिए पता चलती हैं, मीडिया पर्सन के थ्रू पता चलती हैं। मुझे FIA की तरफ से कोई नोटिस कुछ भी नहीं आया कि FIA ने मुझे कोई नोटिस भेजा हो या FIA ने डायरेक्टली मुझे कॉल की हो। तो FIA की तरफ से मुझे डायरेक्टली कोई कॉल कुछ नहीं हुआ। जो चीज़ें भी हैं मैं मीडिया की तरफ से जो है तो मुझ तक पहुंचती है। अच्छा, यानी कि आप ये इंकशाफ कर रही हैं कि ये शहद की मक्खी ने काटा आपको, और खैर जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी बड़ी मुख्तलिफ किस्म की थी, लेकिन आप नहीं समझती इस किस्म की वीडियोस की वजह से आपके लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? नहीं, मुश्किलात इस वीडियो में कौन सी मुश्किलात का बाइस बनेगी? इस वीडियो में ऐसा क्या है? इस वीडियो में मैंने किसी की तौहीन तो नहीं की। ये तो एक फनी वीडियो है। मैं वैसे भी एक वीडियो क्रिएटर हूँ, एक म्यूजर हूँ और मेरा शौक है वीडियो बनाना। तो हम ये तो एक छोटा सा फन है और एक वीडियो है। इसमें तो मैंने किसी की कोई तौहीन नहीं की, मैंने किसी के बारे में कोई नाजेबा अल्फाज नहीं कहे। मैंने तो जस्ट फन में एक वीडियो बनाई हुई है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली शाहजेब ने भी सही सवाल किया कि ऑब्वियसली, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो ने तो काफी मुश्किलात क्रिएट कर दी। तो ये बताइए कि जब आपके बैंक अकाउंट जो है वो सील हो चुकी है और आपने एक वीडियो में गालिबन मैंने सुना भी था, आपने कहा तो गुजारा मुश्किल है, खाने पीने के लाले पड़ गए, ये आपने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो कैसे गुजारा हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लंदन में मेरे इवेंट्स, इनॉग्रेशन इतना सब कुछ था और मैं भी कोई भी इवेंट्स, कोई भी इनॉग्रेशन या कुछ भी बगैर मुआवजे के नहीं करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में मुझे जो है तो ये समझे कि मेरी हर चीज़ फ्री है, मेरी रिहाइश फ्री है, मेरा खाना पीना फ्री है, मेरे टूर्स फ्री है, मेरा सब कुछ फ्री है। तो मुझे मतलब खुद अपने ज़ाती पैसों से कुछ भी कभी पे नहीं करना पड़ा। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मेरी होटलिंग से लेके मेरी हर चीज़ फ्री है। लाइक कि मैं खुद से अपना ज़ाती पैसा इन्वेस्ट करके कुछ लूँ, बल्कि मेरा सब कुछ यहाँ पे फ्री है। अच्छा, और अरीम, जिस तरीके से हम सुन रहे हैं बातें आपके अकाउंट्स मुंजमद होने की, तो आप पाकिस्तान कब आ रही हैं और आकर पाकिस्तान आप क्या करेंगी इस हवाले से? इंशाल्लाह जी, पाकिस्तान का भी कोई प्लान नहीं है क्योंकि मैंने 2-3 कंट्रीज जाना है। मैंने अभी कनाडा जाना है, मेरे इवेंट्स हैं कनाडा में और मेरी कुछ कमिटमेंट है। तो मैं कनाडा के बाद इंशाल्लाह शायद कनाडा से डायरेक्ट पाकिस्तान। तो मुझे मैं भी 1-2 मंथ लग सकते हैं। तो आफ्टर 2 मंथ इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान आने के बारे में सोचूंगी।
तो हमारे साथ ही टिकटॉकर हरीम शाह, जिनके लिए बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो आ गई हैं सामने और मुश्किलात का वो शिकार है, लेकिन कुछ नुकात हैं जिन्होंने बड़ी बात की कि ये तो मक्खी ने काट लिया था और मैंने इस पर फन किया। हम लिप फिलर के बारे में सुन रहे थे सोशल मीडिया पर, लेकिन ये सबसे पहले पाकिस्तान में बहुत बड़ी खबर दी थी। नहीं, खुद ही कहा था उन्होंने, मैं लिप फिलर करा रही थी। लोग जो हैं वही वही ना, खुद ही कहा था एग्जैक्टली। तो ये तो एक तरह से फिर वाकई मजाक हो गया। तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो देख रहे थे उनके लिए खबर है कि ये लिप फिलर नहीं था जो हरीम शाह बता रही हैं। तो लेट्स से जब पाकिस्तान आएंगे शाहजेब, उसके बाद वो किस तरीके से FIA वाले मामले को लेकर चलती हैं, तो हम आपको डेफिनेटली अपडेट रखेंगे और अपडेट हम करते रहते हैं उस सूरत हाल से भी, जो कि कहते हैं ना, वो शुरू में कह रहे थे हमारे तज्ज़ियाकार अदनान सर के ये बदलता वाला मौसम है, तो अभी एक्चुअल जो बदलने वाला मौसम है उस हवाले से बहुत सारी बातें जो है रहनी है। मुझे बहुत सारे सवाल बिल्कुल, हम देख रहे हैं पहाड़ी सिलसिला जो है वो बर्फ से ढका है, कहीं बारिशें हुई, कहीं मौसम। अब हम देख रहे हैं कराची की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी जो सर्दी की शिद्दत है उसमें कमी आई है, लेकिन मुल्क भर का मौसम इस पर बात हम करेंगे। इस हफ्ते कैसा रहेगा, अगले हफ्ते कैसा रहेगा, गुज़िश्ता हफ्ते कैसा रहा और क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो हमारे साथ इस पर राब्ता किया है हमने जवाद मेमन साहब, हमारे वेदरमैन जो हमारे साथ हैं। जवाद मेमन, आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और सबसे पहले तो ये बताएं, ये कराची में हम एक टूटा हुआ तारा देख रहे हैं जिसकी वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रही है, इस वक्त दिखा भी रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी। और जवाब मैंने तो आंख बंद करके दुआ भी नहीं मांगी। हाँ, हमें पता नहीं था तो हम दुआ भी मांग लेते। जरा बताइएगा ये क्या सिलसिला था और ये क्या हुआ? जी वालेकुम अस्सलाम शाहजेब भाई। ये बेसिकली हुआ ये है कि आपको पता है कि स्पेस से जो है हमारे यहाँ जमीन के अतराफ जो है वो काफी छोटे मोटे जो स्पेस रॉक्स होते हैं वो आते जाते रहते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरीके का वाकया था कि एक छोटा सा मीटोरॉइड था जो हमारे ज़मीन के मदार में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद अमूमन इनमें ये होता है कि डिफरेंट गैसेस होती हैं, केमिकल्स होते हैं, और जब ये ज़मीन की रेंज में आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो इनमें अक्सर यही होता है कि आग लग जाती है। जब ये उस ऑब्जेक्ट में आग लगती है तो उससे काफ़ी तेज़ रोशनी पैदा होती है, और यही हुआ कि 2 दिन पहले जो है वो कराची और सिंध के काफ़ी सारे एरियाज में जो है ये देखा गया। रात के टाइम पे तकरीबन 7:15 साढ़े 7 के करीब जो है ये देखा गया, और ये उसी की जो है वो कुछ वीडियोस जो है अब सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रही है। जवाब भी लोग तो बड़ा घबरा गए थे कहीं ये टकरा ना जाए इधर, क्योंकि इतने लोग कह रहे थे कि बहुत ऐसा लग रहा था हम बहुत करीब से देख रहे हैं इसको। जवाब भी आपको हमारी आवाज आ रही? जी बिल्कुल शाहजेब भाई, ऐसा ही था। काफी सारे लोगों में घबराहट देखी गई असल में, क्योंकि हमारे यहाँ ये कुछ इस तरीके के इवेंट्स जो है वो बहुत ना होने के बराबर होते हैं, वरना अगर देखा जाए तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो है ये अमूमन होता रहता है। अच्छा जवाद भाई, ऐसा है कि ऑब्वियसली शाहजेब ने कहा लोग काफी घबरा गए थे, काफी तो लोगों ने ये भी मजाक उड़ाया ये तो UFO, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है। अब जरा मौसम की सिचुएशन बताएं, जिस तरह के अभी हम बात ही कर रहे थे कि मौसम जो है थोड़ी तब्दीली भी आई है, थोड़ा सा वार्म हुआ है, थोड़ा सा कहेंगे ना बर्दाश्त के काबिल है। तो अभी मौसम में क्या शिफ्ट आने वाला है कराची में से बताइएगा, फिर पूरे पाकिस्तान का बताइएगा कि क्या शिफ्ट आने वाला है, अगर एक्सपेक्टेड है तो कब तक है और ये मौसम कब तक रहेगा। जी भाई। जी माया, देखें अब सर्दी कराची में जो है वो हद तक जो है वो उसका सीजन अब एंड पर है हमारे यहाँ, और फिलहाल जो है आगे आने वाले वक्तों में जो है वो फिलहाल कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग कोल्ड वेव की कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जबकि कराची में ये जो मौसम है जो फेयर वेदर कहलाता है आता है, रात के टाइम पे जो है वो 15-16 डिग्री 14 डिग्री, और दिन के टाइम पे जो है अब थोड़े से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये तकरीबन 28 से 30 डिग्री तक जा सकते हैं। ये सिलसिला जो है वो आपको याद होगा कि मिड ऑफ फेब तक हमने कहा था कि मिड ऑफ फेब तक ये सर्दी का सीजन रहेगा, तो अभी भी कुछ ऐसा ही है कि मजीद 15-20 दिन ये इस तरीके से चलेगा। फिर फेब के आखिरी वीक में जो है वो काफ़ी हद तक टेम्परेचर जो है वो दोबारा राइज होना शुरू हो जाएंगे, दिन और रात दोनों के। ये थी कराची के हवाले से। साथ में जवाब में पंजाब की सूरत बता दें, पंजाब में इस वक्त जो सूरत चल रही है सर्दी, क्योंकि हम वहाँ देख रहे थे कि वहाँ बारिश हुई है, लेकिन अब जो है वो धूप निकला ही है और उससे काफ़ी टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है, लोग कह रहे हैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है। तो क्या वहाँ पर भी एक सर्दी की लहर दोबारा से आएगी?
देखिए शाजिब भाई, वहां पर पॉसिबल है। इसकी वजह ये कि फरवरी के पहले हफ्ते में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्टेड है नॉर्दर्न एरियाज और पंजाब रीजन में, जिसके ज़ेर असर पहाड़ों पे बर्फबारी और जो बाकी सारे एरियाज में जो है वो बारिश एक्सपेक्टेड है। अगेन ये सिस्टम जब निकल जाएगा तो उसके पीछे एक माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी की कोल्ड वेव कह सकते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज और पंजाब तक रहेगी, और हो सकता है कि उसके बाद जो है ये अगेन वही मिड ऑफ फेब और फरवरी के आखिरी तक जो है इन एरियाज में भी जो है वो सर्दी तकरीबन अपने एंड पर चल रही है। थैंक यू सो मच वाद भाई फॉर ऑलवेज गिविंग टाइम टू अस, और इंशाल्लाह वेदर की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और ऑब्वियसली सिंस हमने फ्राइडे को जब हम शो कर रहे थे तो हमने कराची स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपको अपडेट दी थी, और अब नया हफ्ता शुरू हुआ है और आगाज कैसा हुआ है? बिल्कुल, आज का आगाज कैसा हुआ स्टॉक मार्केट में, जैसे कि बताया जा रहा है कि मुस्बत आगाज है। 100 इंडेक्स 167 पॉइंट्स इजाफे से 45,240 पॉइंट की सतह पर ट्रेड हो रहा है। तो मार्केट में आज उतार चढ़ाव कैसा जा रहा है, जैसे कि मुस्बत रुझान देखा जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 92 न्यूज के नुमाइंदे शराज अहमद मौजूद हैं। शराज, बताइएगा, मुस्बत आगाज है आज? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है और ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही इंडेक्स में हमने मुस्बत रुझान देखा और इस वक्त 100 इंडेक्स 300 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,300 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान भी हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो मुसलसल देखा जा रहा था, जिसकी वजह से जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें 167 अरब रुपए की जो कमी आई थी और मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,700 अरब रुपए की सतह पर आ गई थी, क्योंकि बहुत सारी वजूहात थी, इकोनॉमिक कंडीशन, सियासी रस्साकशी और इसके अलावा IMF प्लान के हवाले से जो अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2 फरवरी को इजलास होना है और उसमें तय होना है कि पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलती है या नहीं, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं वो मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए थे। खास करके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी जानिब से कोई ख़ास तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही थी और मार्केट में रोज़ाना की बुनियाद पर 200 से 300 पॉइंट्स के जो अप और डाउन्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे थे। आज स्टॉक मार्केट में जो है मार्केट का आगाज मुस्बत देखा जा रहा है और आज जो हमारी स्टॉक ब्रोकर से बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि आइंदा कुछ दिनों तक सिचुएशन इसी तरह रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई गिरावट देखी नहीं जा रही, जबकि रवां माह के दौरान मार्केट जो है वो 45,000 पॉइंट्स की सतह मेंटेन रखने में जो है वो मुसलसल कामयाब दिखाई दे रही है। रोजाना की बुनियाद पर छोटे मोटे शेयर्स की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो देखा जाता है। प्रॉफिट सेलिंग की वजह से मार्केट 250 से 300 पॉइंट्स कुछ हमें नीचे दिखाई देती है, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद मार्केट में जो है वो कुछ बेहतरी की जो सूरत हाल है वो हमें दिखाई देती है। साथ ही साथ जो सेक्टर्स वाइज की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स खास करके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मार्बल और टाइल्स इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेजेस, इसके अलावा ऑटो सेक्टर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखी जा रही है और इनके शेयर्स की मालियत में मुसलसल जो है वो इजाफा भी देखा जा रहा है। आज क्योंकि कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है, ट्रेडिंग का आगाज हो चुका है और मुस्बत रुझान देखा जा रहा है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इस हफ्ते जो है मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। जी अच्छा परफॉर्म करेगी, जैसे कि आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, साथ साथ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें बहुत अच्छी मार्केट देखी जा रही है, मुस्बत रुझान भी है और लोग कुछ थोड़े से मोहतात भी हैं कारोबार में, क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है IMF की 2 तारीख को जो मीटिंग है उसके बाद फैसले कुछ किए जाएंगे सरमायाकारों की जानिब से। बहुत शुक्रिया शराज अहमद हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले पाकिस्तान में और तफसीली बात कर रहे थे इस पर। तो माया ब्रेक लगा लें थोड़ी सी। बिल्कुल लगा लेते हैं। स्टे विद अस। वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग वक्फे पे होते हैं, हम भी वक्फे पे होते हैं, एक कप चाय भी हम पी रहे होते हैं, साथ में बातें भी कर रहे होते हैं। तो आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ दिनों पहले मुझे अच्छी तरीके से याद है, जहां तक मेरी मेमोरी काम करती है शाहजेब, हमने अफगानिस्तान के हवाले से इस तरह की एक जो है वो न्यूज़ कवर की थी कि बच्चों के लिए जो है वो एक मोबाइल लाइब्रेरी जो है वो आई है और बच्चे उसको देख कर बेहद खुश हुए और वो जो है क्योंकि वहाँ पर हालात और वाक़यात की वजह से बच्चों के लिए लाइब्रेरीज वगैरह का इंतजाम नहीं
नहीं था, लेकिन ये हमने एक खबर देखी थी और आज हम क्या न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। आज हम ये आपको बता रहे हैं कि पेशावर की गलियों में बच्चों को कहानियां सुनाती एक मुनफरिद मोबाइल लाइब्रेरी देखी जा रही है, जो कि बहुत पसंद की जा रही है लोगों की जानिब से भी, और खासतौर पर जो बच्चे हैं पेशावर के वो तो बहुत पसंद कर रहे हैं। जब भी वो मोबाइल लाइब्रेरी उनको नजर आती है वो भागते दौड़ते उसके करीब पहुंच जाते हैं, उस तरीके से वो कहानियां भी सुनते हैं। साथ में आपको बताएं कि तंजीम में किताब दोस्त मंसूबा ये शुरू किया है और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में कुतुबीनी का शौक पैदा करने के लिए ये रिक्शा लाइब्रेरी जो है इसे लॉन्च किया गया है बाकायदा तौर पर। लेकिन ये लाइब्रेरी के अंदर क्या कुछ है, जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर कार्टून से मुज़य्यन की गई है, ये कलरफुल है, फुल कलरफुल है और उसके जो दिल फरेब उसमें जो तमाम उसका जो उसको सजाया गया है, उसको बनाया गया है, हम भी देखेंगे, हम भी इंट्रीग्ड देखने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है किताब के साथ आपको आपका रिश्ता बनाने के लिए। आप दोस्ती हो जाएगी ना बच्चों की, दोस्ती हो जाएगी किताब के साथ, उसके बाद आपको कोई और दोस्त नहीं चाहिए। अगर आपको एक बार जिंदगी में किताब पढ़ने की आदत पड़ गई तो फिर आपको वाकई में अपनी कंपनी और अपनी किताब की कंपनी सबसे अच्छी लगेगी। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें शो में ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं सैयद दानियाल। दानियाल, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये मोबाइल लाइब्रेरी ये पेशावर में इसका कब आगाज हुआ है और अभी तक कितनी आपकी मोबाइल लाइब्रेरीज हैं जो फंक्शनल हैं या जो लॉन्च हो चुकी हैं अब तक? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इन द शो। सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ का बहुत मशहूर हूँ, हमारे एसोसिएशन, कि उन्होंने हमें चांस दिया कि हम आगे आए और अपनी जो ये कोशिशें कर रही है ताकि लोगों तक इनकी हमारी जो रिजल्ट्स है वो उनका पैगाम पहुंच सके। तो सबसे पहले आपकी जो क्वेश्चन है कि जो हमारी मोबाइल लाइब्रेरीज है उसका आगाज़ कब हुआ और ये आजकल कितनी फंक्शनल है। तो जो हमारे साथ किताब दोस्त का प्रोजेक्ट है जो कि ABP एंड AW ने 2019 में सबसे पहले शुरू किया था और उस वक्त ये तकरीबन 25 प्राइमरी स्कूलों में खोला गया था और इसका फ़ेज़ 1 एंड होते ही फिर जब इसका फ़ेज़ 2 हमने शुरू कर लिया तो ये 45 स्कूल्स में फंक्शनल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी जब इसका फ़ेज़ 3 शुरू हो रहा है और बल्कि हो भी गया है आजकल जो वॉलंटियर्स है तो ये पूरे पेशावर में फंक्शनल है। और हमारी देखकर जो हमारी ABP एंड AW की दीगर जो विंग्स है यानी जो रावलपिंडी विंग हो गई, इस्लामाबाद विंग हो गई, तो उन्होंने भी हमें कॉपी करके ये प्रोजेक्ट शुरू कर लिया है और उन्हें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। जी जबरदस्त दानियाल। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जी दानियाल, बताइएगा इसमें आपको इतने अरसे में रिस्पांस कैसे, आपने बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो कॉपी कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ ना अच्छी चीज़ें कॉपी करो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो जो है इल्म है, ये तो नॉलेज को कॉपी करने वाली बात है। तो इतने अरसे में रिस्पांस कितना, कैसा मिला, कहाँ से मिला और साथ साथ बच्चों में क्या वो शौक पैदा हो रहा है किताब पढ़ने का? जी, तो सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि जो ये हमारे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इसके रिस्पॉन्सेज, ये जब पहले फेज़ में शुरू हुआ था तब भी माशाल्लाह से जो बच्चे थे उन्होंने जब ये स्टोरी सेशंस ली तो उनको काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि हमारा बेसिक एम यही है कि जो बच्चे होते हैं जो निसाबी किताबें पढ़ते हैं उनसे काफ़ी बोर हो जाते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम कहानियों के ज़रिए उनमें दोबारा कुतुबीनी की जो जज्बा है, जो शौक़ है, जो आजकल हमारे बच्चे जो है ज़्यादातर गेम्स PUBG वगैरह इनमें एंगेज हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सब इनसे निकल कर वापस इल्म की रोशनी में आ जाए। इस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए हम मुख्तलिफ स्कूल्स में जाते हैं। अच्छा जी, वो भी खेलनी चाहिए, लेकिन आजकल मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ स्कूल्स आप लोग जाते हैं या मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जाते हैं तो वहाँ पर अगर बच्चे आप लोगों से किताबें लेके पढ़ रहे होते हैं तो फिर ये फंक्शन कैसे करती है लाइब्रेरी? क्या ये मूव करती रहती है या एक दिन में एक जगह पर ठहर जाती है, बच्चे जो हैं वो यहाँ से किताबें लेकर पढ़ते रहते हैं? जी, असल में हमारी जो ये बुक लाइब्रेरी है ये अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी के हम बहुत मशहूर है, उन्होंने हमें गिफ्ट की है और ये जो है एक रिक्शा है जिसे मॉडिफाई करके एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये पेशावर के मुख्तलिफ हिस्सों में जब हमारे वॉलंटियर्स, हमारी आजकल जो पेशावर टीम के वॉलंटियर्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलमोस्ट 50 मेंबर्स के आसपास ही है, जो कि पेशावर के मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूल्स और जो कि प्राइवेट लो कॉस्ट स्कूल है जहाँ पर ऐसे बच्चे होते हैं जो कि गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये उन गली मोहल्लों उन स्कूलों में जाते हैं।
हमारा जो तरीकाकार है वो ये है कि हमें अच्छा। जो गवर्नमेंट ऑफ KPK की भी दानियाल। हम मशकूर है जिन्होंने हमें यूनिवर्सिटी दी है। जी जी ग्रेट, जबरदस्त। दानियाल, आप खुद माशाल्लाह से अभी कम उम्र हैं और आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। कोई भी काम करने में चैलेंजेस आती हैं और कोई भी अच्छा काम करने में उससे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि आपको ये इतना ज़बरदस्त और जो आप एक खैर का, एक मोहब्बत का और एक तालीम का जो आप ये खिदमत कर रहे हैं, इसमें आपको चैलेंजेस कितने आए? जी बिल्कुल, जो भी अच्छा काम करते हैं या कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं सोसाइटी में तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत से चैलेंजेस ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ता है जो कि इन सब का हिस्सा होती है। तो आजकल हमें जिन चैलेंजेस की मैं एज ए वोल अगर हमारी सोसाइटी की बात करूं, हमारी जो एसोसिएशन है ABP एंड AW और फिर उसमें जो हमारा किताब दोस्त का प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिकली अगर उसके चैलेंजेस की हम बात करें तो आजकल हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश आ रहा है वो हमारी जो फंडिंग है, यानी हमें ऑब्वियसली जो फंडिंग हो रही है हमारे साथ और भी ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज हैं, वो हमें बुक्स प्रोवाइड करती है या कुछ और जरिए से, यानी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है शायद आपको मालूमात हो भी, ये अभी बहुत फेमस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये जो औरतें हैं, गरीब है, विडोज़ है, यानी दूसरी ऐसी लोअर सोसाइटीज़ है, तो हम उनमें हुनर यानी जो फीमेल्स हैं उनमें एम्ब्रॉयडरी हो गई, सीविंग हो गई, जो सीना परोना हो गए, ये उन्हें सिखाते हैं। तो इनमें थोड़ी सी चैलेंजेस ये आ रही है कि हमारे साथ स्पेस की बच्चों को बुक्स भी फराहम कर रहे हैं, मोबाइल लाइब्रेरी भी चला रहे हैं। मेरे ख्याल में आप लोग जितने अच्छे काम कर रहे हैं आप लोगों को सराहना भी बनता है, अप्रिशिएट करना भी बनता है। थैंक यू वेरी मच सैयद दानियाल शाह, आपने हमें सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया और एक बड़ी अच्छी जो खबर आपने पेशावर वालों के लिए दी है कि तमाम बच्चे जो वहाँ पर हैं वो इस मोबाइल लाइब्रेरी से जो है वो फायदा उठा सकते हैं और ये बड़ी मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। सी एक्चुअली लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी पे जो कार्टून्स और पूरा कलरफुल इतना वो बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, कमेंडेबल है, ब्रावो करते रहिए। और मेरा ख्याल है और शहरों में भी और कस्बों और गलियों और सूबे के मुख्तलिफ गांवों में भी, देहातों में भी होना चाहिए ये। और थैंक यू सो मच दानियाल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अच्छे अच्छे काम हमसे ले ले और अपना वो बंदा बना के रखे। और दुआ से याद आया मुझे कि कुछ दुआ के हवाले से कुछ जबरदस्त तारीखें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी दुआ करते हैं हमेशा पूरी होती है, लेकिन कुछ दावे किए गए, जैसा कि हमारे पास से खबर आ रही है कि फरवरी के महीने में 2 तारीखें ऐसी आएंगी जिस पर जो दुआ मांगोगे पूरी हो जाएगी। लेकिन ये हम नहीं कह रहे। ऐसा कौन कह रहा है? पाकिस्तान के मायनाज माहिर इल्म नजूम राजा हैदर साहब ऐसा कह रहे हैं और जैसा कि वो ये पेशगोई भी कर रहे हैं कि आइंदा माह फरवरी के 2 दिन ऐसे होंगे जिस पर जो भी दुआ या जो भी ख्वाहिश होगी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे होगा, ये दावा किस बुनियाद पर किया गया है, इसीलिए हमें साइंस क्या है, इस पर हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है राजा हैदर साहब ने। सबसे पहले पाकिस्तान में सर कैसे हैं? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आपसे तो मुलाकात होगी 2 एनर्जीज जब टकराती हैं तो दुआएं वैसे ही कबूल होना शुरू हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने माया की छोटी बहन से मुलाकात करवाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। राजा भाई, क्या सीरियसली ऐसा है फरवरी में 2 डेट्स, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस? बिल्कुल है। देखिए, नॉर्मली अगर आप ये सुने तो दुआ के लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, दिन रात लोगों की हो ही रही है। कोई बीमार है तो उसको शिफा भी मिल रही है 24 घंटे। लेकिन एक खास साथ होती है जिसको एस्ट्रोलॉजी की जबान में, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म दिया था तो कैलकुलेशन डिजिट के साथ दिया था। इल्म जफर का कॉम्बिनेशन है, ये सेम यही डेट 2000 में आई थी, यानी 20 फरवरी 2000 को आई थी। ठीक है। तो आज से 22 साल पहले यही वाली डेट जो रही थी उसके डिजिट और ये डिजिट ये आता ही 22 साल, कभी 20 साल के बाद आता है। इसमें जो मेन प्लैनेट है प्लैनेट एक्स, ये बाकी सारे 7 ज़ोडिएक जो है, जो मेन हमारे प्लैनेट्स हैं उनके साथ 12 ज़ोडिएक साइन को कंट्रोल करता है और एक खास साथ होती है। टाइम देखिए, फजर के 2 फर्ज आप ईशा में नहीं पढ़ सकते हो। ये अल्लाह ताला कह रहा है शब कदर को आप तलाश करो ताक रातों में। हम कहे बारे ला, हम जुफ्त में क्यों नहीं कर सकते? है तो तेरे ही पूरा महीना, लेकिन एक खास साथ रखी है, यानी मूवमेंट ऑफ प्लैनेट जो है। 2 तारीख और 20 तारीख ये दोनों डेज ऐसे हैं, लेकिन इसमें 20 फरवरी 2 फरवरी 2022 और 20 फरवरी 2022 टाइमिंग इसकी आ रही है दोपहर को 2:55 स्टार्टिंग टाइम है दोनों डेज का, और ये खत्म होगा रात को 9:55 पे। ये खास यानी कि दोपहर 2:55 से रात को। जी ठीक है। अब ये दोनों डेज में, यानी 20 फरवरी को भी
और 2 फरवरी को भी। इसमें यह है कि आप जो भी कोई विश कर रहे हैं, एक प्लैनेट ऐसा होता है कि जिसमें वो मेकअप विश वाली, आपने बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्म्स भी देखी हैं कि तारा टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो इसमें होता यह है कि जब आप कुछ मांगते हो तो एक खास उसमें जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल को आपने सारी जिंदगी सुना होगा, कहकशाएं भी खा रहा है, सितारे भी खा रहा है। और फर्स्ट टाइम 5 डेज पहले नासा ने एक वीडियो जारी की है जिसमें उसने एक सितारे का बर्थ किया है, यानी पहली बार एक सितारा पैदा किया है उसने ब्लैक होल में। अब वो जो सितारा पैदा किया है, तसव्वुफ के जितने बड़े बड़े गुरु हैं वो ये कह रहे हैं ये इमाम ज़माना की पैदाइश से पहले, ये 80 साल पहले ये होना था। अब एक एक करके वो 3 सितारों का बर्थ होगा, तो ये उसी से रिलेट कर रहा है। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ जाते हैं, नहीं जी हर चीज को आप साइंटिफिकली अगर देखते हैं तो ये है उसकी हकीकत 2 तारीख को। और इसके लिए कुछ जो बुजुर्ग हैं उन्होंने नमाज का एहतमाम किया। अगर आप कोई भी नमाज, आम नमाज के अलावा जो नवाफिल हैं वो आप 4 नवाफिल पढ़ते हैं 2-2 करके। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 बार आप पढ़ते हैं सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाह, और दूसरी रकात में भी सेम यही करते हैं। फिर जो मांगते हैं आप, यानी उस 1 साल के सर्कल के अंदर वो आपके साथ जरूर होगा जो 100% मशीयत इलाही के फैसले हैं। अच्छा, वाह वाह जबरदस्त। अच्छा, तो राजा भाई वो वाली बात है कि फरवरी का महीना, क्योंकि वैसे अगर पूछा देखा जाए तो 2022 में बहुत सारी चीजें चैलेंजेस आ रहे हैं साथ साथ, और ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि ऑब्वियसली इस तरह दुआ तो हर वक्त होती है कबूल, लेकिन कुछ खास दिन होते हैं, कुछ खास मौके होते हैं। अब फरवरी के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए क्या खबर है? मैं तो महंगाई को लेकर रोती रहती हूँ। महंगाई तो अभी आपको पता है कि आज की डेट से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और 31 दिसंबर 2022 तक आप देखेंगे तो ये 27% मोर कीमतें इंक्रीज होंगी। बीच में लॉलीपॉप हमें दिया जाएगा कि 7 रुपए महंगा करके फिर 3 रुपए नीचे आना है, वो तो एक स्टाइल है हमेशा से गवर्नमेंट का, तो हम आदी हैं इस लॉलीपॉप के। यानी कि आवाम को हम ये कह दें कि मुसलसल महंगाई ऊपर जाती है, महंगाई ऊपर जाएगी। आपने देखा स्टॉक मार्केट अलग चीज है और क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज है। क्रिप्टो करेंसी आजकल नीचे है, यानी बाय करने के लिए मार्केट में पैनिक फैला रहे हैं, सब लोग अपना माल बेच रहे हैं, ये टाइम है लेने का। तो जब आप लेंगे 3 महीने बाद आप देखिएगा क्रिप्टो या बाकी जो मामलात हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर आए। आप बड़ी अच्छी खबर सुना रहे हो तमाम लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसीज बाय करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज बाय कर लें आप, बड़ा अच्छा टाइम है आप लोग। अच्छा राजू भाई, ऐसा है सिनेरियो, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त आप देख रहे हैं कि एहतजाज हो रहे हैं जगह जगह, पोलिटिकल पार्टी जो है PSP का भी हमने आज किया। अब वो जो हमारे सीनियर तज्ज़ाकार अदनान साहब उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान को कोई नहीं हटा सकता, तो ये ईयर या कमिंग टाइम्स फॉर वज़ीर आज़म इमरान खान कैसे है? देखिए, बहुत ज्यादा लोगों के खैर अपने अपने वो नुक्ते हैं कि ये नहीं हटा, इसका सिंपली जवाब अगर दें तो नहीं हटा सकते हैं। लेकिन इसमें हुकूमत के तख्ते पलटने के चांसेस जो सितंबर और नवंबर के बीच में आ रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे, ये जैसे अभी रैलियां शुरू हो चुकी हैं, अब ये थोड़ा थोड़ा दंगा फसाद की तरफ जाएगा और बहुत शदीद सूरत हाल जिसमें रेंजर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन नेक्स्ट ईयर भी अगर सिर्फ ज़ोडिएक साइन के हवाले से देखें तो इमरान खान स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। और ये इस तरह नहीं है कि सारी की सारी पार्टियां उन्हीं के पास होंगी, ये जोड़ तोड़ वाला सिलसिला होगा। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे बहुत स्ट्रांग है, मुस्लिम लीग जो है वो 3rd पार्टी है हमारी, तो इन 3 में जोड़ तोड़ होना है जो कि आपके आप सियासी बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में ये सवाल करना जरूरी है, फिर अगली हुकूमत किसकी बनने जा रही है? देखिए, अगली हुकूमत मेरी तरफ से तो मैंने पहले ही बता दिया था कि PTI बहुत स्ट्रांग तक वो है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले हरीम शाह साहिबा से भी इंटरव्यू लिया और हमने उनसे भी बात की और बहुत सारी शाहजेब को भी सवालात और आ रहे थे, वक्त की कमी की वजह से हम कर नहीं सके थे, लेकिन वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक घेरे में रहती हैं या शायद अट्रैक्ट करती हैं, तो वो उनके लिए लगता है FI की तरफ से जरा भी मुश्किल हालात होने वाले हैं। आपको कुछ देखिए, हरीम की बेसिकली तो वो कहते हैं 12 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है। हरीम वो डॉन है जिसको 12-13 मुल्कों की पुलिस वो हमेशा एक शोशा छोड़ देती है। उनकी बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं थी, मुझे पिछले दिनों भी ये कह रहे थे कि होना क्या है। मैंने कहा ये जितना हो रहा है ना, बस इसके 28 दिन के बाद ये नहीं होगा भाई साहब, ये मतलब बिल्कुल कवर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपना अपना होता है, कानूनी उलझन के जवाब होते हैं। यहाँ पे आपको पता ही है कि कानून के आंखों पे पट्टी बांधते हैं ना, वो एक लिब्रा का वो साइन लेके खड़ा होता है, उनको प्रूफ चाहिए सर। अच्छा राजू भाई, ग्लोबली जो है वेदर बदल रहा है और आपने कहा कि बहुत सारी चीजें भी हो रही हैं। इस वक्त आज हमने UK का और US के हवाले से किया, तूफानी, ऑब्वियसली आप वाकिफ होंगे, तो ये जो मौसम इतनी तब्दीली आ रही है, ये भी कोई एक बहुत बड़ा कोई साइन है क्या? बहुत अच्छी बात की। मैंने अपने जिस दिन ये साल शुरू होने वाला था मेरे YouTube चैनल पे मैंने सब कुछ बता दिया कि ये साल सिर्फ आफात, वेदर, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है,
जो गर्म इलाके हैं आप खुद देखेंगे कि वहां पे भी ठंड शुरू हो गई है और शदीद किस्म की। और ये 2025 में बाकायदा उन गर्म इलाकों में आप बर्फबारी देखेंगे 25 में। कराची में भी कहीं ओले पड़ने से स्टार्ट होना है और आप कहेंगे ये बर्फ क्यों पड़ रही है, क्योंकि बिल्कुल ही पूरा ग्लोबली जितना भी है वो चेंज होगा। लेकिन खून रेजी बहुत होनी है मुल्कों के। अभी जलजले और तूफानी, मैंने बताया था कि आसमान से कुछ चीजें जमीन की तरफ आएंगी और दो आएंगी। कल रात को आपने देखा है कि वो एक आ रहा है, लेकिन शुक्र है कि तबाही नहीं मची, क्योंकि अभी तो नासा तक खबर जाएगी तो वो ढूंढेंगे, वो हमारी नासों से भी निकाल लेंगे भाई। और साथ ही मेरे ख्याल में पेंडेमिक का भी हम जिक्र कर लेते हैं कि पेंडेमिक से कब हमारी जान छुटेगी। लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार इसका है, इसका जिंदगी मफलूज कर दिया। क्या बात है। और देखें दो चीजें हैं कि एक तो अगर सिंपली सवाल चाहिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, तो इससे जान नहीं छूटने वाली है। ये आपको पिल्स के जरिए ही, जैसे टीबी आई थी, टीबी आज भी है, दवाइयों के जरिए तो पिल्स आ गई हैं, अब आप वो लेंगे। और जिसने टीके नहीं लगवाए, यानी कि 2 टीके नहीं लगवाए हैं और बूस्टर है, उनकी यादाश्त पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो रही हैं कि आप खुद मेमोरी लॉस वाले बंदे हो जाओगे। बाकी सब जैसे अंधों में काना राजा, जो लगाए हैं वो ठीक है, जिन्होंने नहीं लगाए उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ये होगी कि आपकी यादाश्त धीरे धीरे। तो राजा भाई इसका मतलब है, जैसा शाहजेब ने सवाल किया, जैसे कि हम बचपन में ना कहते बच्चों के टीके लगवाए नहीं लगवाए, बच्चों को ये लगवाया नहीं लगवाया, अब हमारी लाइफ का ये इतना ज्यादा हिस्सा बन जाएगा कि अब इसके बगैर मतलब ये बिल्कुल एसेंशियल वाले सिनेरियो हो जाएगा कि ये मस्ट है। या तो हमारी इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाएगी कि हम कहेंगे बस ठीक है। और 2024 में ये ऑलमोस्ट ये बिल्कुल, ये जैसे अभी पूरी दुनिया के वीजा इमिग्रेशन पे मामला थे, ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। अभी देखे ना, अमेरिका ने तो ओपन कर दिया, ये भी लोगों को दिखा दे। बहुत इसी से 2 वेरिएंट और आने हैं जो मैंने अभी आ रहा है, जिक्र आ रहा है, नया वेरिएंट 1 जून से पहले, और वो इससे ज्यादा खतरनाक है, ओमिक्रॉन से ज्यादा, और दूसरा दिसंबर से पहले। यानी एक ही साल में 2 खतरनाक वाले, जो इससे ज्यादा, जो फ्रीजिंग पोजीशन होगी। अगर आप लोग केयर नहीं करोगे तो 2 से 4 डेज जो हैं वो आपकी सांस को रोकेगा और उड़ाएगा, इसलिए एक्सरसाइज ज्यादा। तो यहाँ पे 2 खबरें हैं। पहली तो बुरी खबर ये कि ये खत्म नहीं होगा, लेकिन अच्छी खबर ये अगर आप लोग वैक्सीनेशन करा लें तो वैक्सीनेशन कराने के साथ साथ आप इससे बच सकते हैं। साथ ही सर हम आपसे मेरे ख्याल में अब इस तरफ आ जाएं कि ज़ोडिएक साइंस जो है सारे, कौन सा अच्छा रहेगा, 2022 किसके लिए बेहतरीन रहेगा। मैं बाद में सेजिटेरियन की तरफ आऊंगा। पहले फरवरी के बारे में बताया कि फरवरी जो है वो कैसा रहेगा, किस स्टार के लिए अच्छा रहेगा। देखिए बेसिकली तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन है। एक ही घर में अगर 3 बच्चे इकट्ठे पैदा हुए हैं, उनका स्टार साइन है, लेकिन मिजाज सबके अलग हैं, जबकि एक ही दस्तरखान पे पल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबके सितारे। बेसिकली गेम है रेटिना की, आंख की जो पुतली है, ये लोहे महफूज में अल्लाह ताला ने कनेक्ट की। जो आप देख रहे हो रोजे हशर, यही पूरे का पूरा आपका चलेगा। अब इसमें 12 के 12 फर्स्ट टाइम है ये फरवरी का महीना जो सबके लिए बहुत बूस्टिंग लेकर आ रहा है। स्पेशली आप देखें जो लास्ट 5 स्टार्स हैं, लास्ट 5 स्टार रिवर्स में जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, यानी पाइसेस का महीना ये बहुत स्ट्रांगली है, एक्वेरियस का है, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉन है, और पीछे जो है वो स्कॉर्पियो। यानी ये 5 जो हैं ये 95-98% तक जूस लेंगे। इनकी इकोनॉमी, वीजा इमिग्रेशन के मसाइल इनके हल होंगे। खास तौर पे जो, एक सेकंड, मैंने कैप्रिकॉन सुना जी, कैप्रिकॉन है, हम दोनों इसमें शामिल हैं। याद आ गया, अरे मैंने कैप्रिकॉन सुना था, जबरदस्त सीन होने वाला है। कैप्रिकॉन का तो अभी टाइम शुरू हुआ है। अच्छा, ये सबके टाइम शुरू हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम शुरू हुआ है पीएसएल का, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो कप्तान है ना बाबर आजम, बड़ी मुश्किल में, उनकी टीम जो मुसलसल 3 बार हार चुकी है। ये बाबर आजम के सितारे कहां जा रहे हैं पीएसएल में, खासतौर पर कहां जा रहे हैं? मैं एक बात अपने देखने वालों को बता दूं, बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे, जितने भी चैनल्स हैं, मुझे आप किसी चैनल पे नहीं देखोगे कि जो मैं क्रिकेट की पेशन गोई कर रहा होता हूं, बिकॉज इसमें बस 10-12 चीजें चाहिए होती है। एक तो 12 के 12 लोगों के डेट ऑफ बर्थ, वालदा का नाम, पैदाइश की जगह, जो कि ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा की गलत होती है। फिर दूसरी टीम का भी देखना है, फिर उस सरजमीन की टाइमिंग। अरे भाई इतना कौन मैच करता है, हमने तो बंदरों को भी जीतते हुए देखा है। अरे भाई ये बता दे मुझे कि टीम्स के हवाले से योर फेवरेट एंड जिसके ब्राइटर चांसेस हैं आगे बढ़ने के। अच्छा 2 से 3 सितारे छोड़ के अपनी फेवरेट बता दें आप, कि आप किसकी तरफ हैं इस दफा, किसको सोच रहे हैं कि जीत जाना चाहिए। पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी, अच्छा ओके, ये लाहौर कलंदर में मुल्तान सुल्तान, तो पेशावर ज़ल्मी, आज 3 बैठे, देखें कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा, कराची किंग्स के सितारे कुछ बेहतर होने के चांसेस बेहतर हैं, लेकिन वो क्योंकि लास्ट दो टीम्स में 1-2 के बीच में आ रही है, कराची कलंदर। देखो
सिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। वो जो उनमें होता है ना कि किसी हर बॉल पे छक्का नहीं लगता नहीं है, लगता। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, मैं ये इनके मतलब शाहजेब, आपकी कैसा है, मतलब इनके लिए आने वाला वक्त कैसा है, मतलब आपका स्टार साइन क्या है? पहले Sagittarius। सजिटेरियस के बता दिया, टॉप 5 है, लेकिन सजिटेरियस के लिए 3 एहतियातें बड़ी जरूरी हैं। हाँ। एक तो ये है कि रिलेशनशिप के हवाले से अगर आप नहीं, जिनकी शादियां नहीं हुई, उनके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, एक आउट ऑफ कंट्री से और एक सेम जिस जगह पे पैदा हुए आप दुनिया में कहीं भी। जो दूसरे मुल्क वाली शादी है पहले तो उसको एक्सेप्ट करना है, अच्छा। यानी सेम कंट्री वाली जो है वो मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं है। दूसरा ये है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे सर। उन 3 को आपने किस तरह से हैंडल करना है, यानी 2 ऑनलाइन ट्रेडिंग टाइप का और बाकी हंस क्यों रहे, मुझे भी बताइए। बहुत सारी बातें शो के बाद बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे साथ ट्रेडिंग की जो बात है मैं उस पर ध्यान दूंगा कि जो ट्रेडिंग है सब ध्यान आप पहले वाले मुझे में शादी 3 जरियों से ट्रेडिंग करनी है और ऐसे पैसे कमाने हैं, तो ये हो गई बात। अच्छा, मैं बता दूं, ये सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल जो है ना टीम से आया था। ठीक है बिल्कुल। अब ये जो हमारी जिनको आप कहते हैं छोटी बहन आ गई माया की बात, उनके बारे में बताएंगे कब तक छोटी बहन ऐसी छोटी बहन। एक तो मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं ना, बड़े कम हैं जिनको मैं रूह से तस्लीम करता हूं। ये वो हैं जो वाकई जिनका ब्लड बोलता है। माया उन लड़कियों में से है जिन्होंने शुरू से अब तक सिर्फ सेल्फ मेड रही हैं, तो इनकी पावर है, इनको दूसरों की रोटी नहीं चाहिए। ये खुद माया है सर, सब माया ही तो है, सब माया है। तो इनके लिए ये साल अच्छा कैसे नहीं रहेगा। इनकी तो डिटेल है मेरे पास और सुपर ऑसम होने वाला है, बट आपको वेट करना है 3 जून का। 3 जून से बूस्ट कर रही हो आप, और फिर अनस्टॉपेबल जर्नी है फॉर द 3.5 ईयर। मजा आ जाएगा। बस दुआएं हैं आपकी, मुझे पता तो ये है। सारी दुआओं के साथ और इन सब चीजों के साथ मुझे अचानक एक बात याद आ गई, और कराची का जिक्र जैसे कि हम प्रोग्राम के आगाज में कर रहे थे कि कराची में बड़ी सियासी हलचल है, बहुत सारे मामलात हैं। सर आखिर में ये बता दें, कराची की किस्मत कब बदलने जा रही है? सर कराची देखिए इस वक्त तो जाहिर है एक अजीब सी जद में है, लेकिन अभी एक अंदाजे के मुताबिक जब से ये हंगामे शुरू हुए हैं 94 डेज हैं। ये 94 डेज कराची के लिए बहुत मुश्किल है, 3 महीने बहुत मुश्किल है, यानी कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े फसादात ये जो है, लेकिन उसके बाद एक अमन आ जाएगा। जाहिर है फिर गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज चल रही हैं, लेकिन फिर भी बिल आखिर पीपल्स पार्टी का वो जो एक होल्ड है वो रहेगा सर। अच्छा भाई, एक कोई ऐसी रेमेडी बता दीजिए या कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए। इस वक्त मैं समझती ओवरऑल लोगों को पॉजिटिविटी की जरूरत है, ओवरऑल लोगों को एक उम्मीद अपने अंदर जगाने की जरूरत है। बाहर से कोई भी कहते हैं हाँ शाहजेब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक अंदर से एक फीलिंग नहीं आएगी, जब तक इंसान अपने आप को नहीं, कहते हैं ना इम्यून सिस्टम, रूहानी तौर पे भी हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू एक आम इंसान को अपनी जिंदगी में रोज एक चीज क्या करनी चाहिए? देखिए सिंपल, एक आपने रूहानियत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, शरीयत जो है वो हमें इबादत इलाही सिखाती है, और जो तरीकत है, जो रूहानियत है, वो हमें दीदार इलाही तक पहुंचाती है। यानी कि आपका ये सिलसिला, इसमें एक रूहानियत है। आपको अपने नाम के इसमें आजम का पता होना सबको जरूरी है। वो मेरे शो में आए, मैं उनको अपने यूट्यूब पे भी बाकी भी बताता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव होता है सब कुछ। वो इसमें आजम यानी हर एक की एक अलग चाबी है सक्सेस की। एक ऐसा वजीफा मैं आपको बता रहा हूँ जो कायनात में जितने भी बड़े बड़े वली गुजरे हैं, जो विलायत की मंजिलों पे थे, चाहे वो कशफुल माजूब पढ़ लें आप, या फिर इमाम जाफर सादिक की कोई चीजें पढ़ लें, 3 तस्बीहां जो हर एक की सक्सेस को आसमान पे पहुंचाती हैं। नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना ही लफ्ज पढ़ना है, सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, और ये ओपन तस्बीह, इसका वो भी नहीं। दूसरी है या उफू, एन फे वाव और पेश, उफू, और तीसरी है या अलियो। ये 3 तस्बीहां हैं जो कि आपकी इज्जत, शोहरत, फाइनेंस, बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे और हमने बहुत सारी बातें उनसे कर ली हैं, तो बहुत सारी बातों के बाद मेरे ख्याल में हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इख्तिताम की तरफ चलिए, रखिएगा अपना ख्याल। थैंक यू राजा भाई, वी विल सी यू टुमारो। सबसे पाकिस्तान में शाहजेब और माया को कल तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।